हेलो फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो आपका यूनिट 4 है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु सेट्स अप अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। तो जो बंदा एक बिजनेस को सेटअप करना चाहता है, सबसे पहले वो एक बिजनेस का आइडिया लेके आता है कि मान लो मुझे कपड़ों का बिजनेस करना है, मुझे इस टाइप का बिजनेस करना है। फिर वो एक आइडिया लेके आता है, वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में प्रेजेंट हैं। फिर वो फंड्स लेके आता है, पैसा जोड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है उसको, और फाइनली वो प्रोडक्ट सर्विसेज और इस तरह की चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। अब आजकल क्या हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करवाया जा रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या चीज़ है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग प्रोग्राम्स। मतलब कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, इस तरह की ट्रेनिंग्स लेके आ रहे हैं, जिस तरह से एंटरप्रेन्योर वाली जो स्किल्स है ना, उनको डेवलप करा जाए, ताकि लोग अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकें, अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकें। ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो इस तरीके से बनाया जाता है कि जो बंदे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ कर पाए अपनी लोकल कंडीशंस के बेसिस पे, कि उनके एरिया के कंडीशंस कैसे हैं और उनके सूटेबल स्किल्स कैसी हैं। तो उसके बेसिस पे वो एक अच्छा बिजनेस को सेटअप कर सकें। इसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्वेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनसे एंटरप्रेन्योर्स को एडवाइस किया जाता है कि किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आजकल मार्केट में प्रेजेंट है। उसके अलावा डिमांड सर्वेज भी होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि किस प्रोडक्ट की आजकल डिमांड कितनी चल रही है, ताकि अकॉर्डिंगली वो उस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए जिसकी कस्टमर्स को डिमांड है। ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की फील्ड में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उससे उस ट्रेनिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यहाँ पर ABC 3 पॉइंट्स गिवन है। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन एंड अवेयरनेस, कि एंटरप्रेन्योर्स को अवेयर करवाया जाता है सराउंडिंग्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट आ गया डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसी मतलब स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज द मार्केट अपॉर्चुनिटी। मतलब मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो थी, लेकिन एंटरप्रेन्योर के पास उस तरह की नॉलेज, उस तरह की स्किल और अपने माइंड में उस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि वो उस स्किल को यूज़ कर सके, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सके और अच्छा बिजनेस सेटअप कर सके। थर्ड आ गया इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर ग्रोथ एंड कम्पिटिटिवनेस। अगर उसका बिजनेस है लेकिन वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, तो किस तरह से फिर वो सरवाइव कर पाएगा। ठीक है। और अब ये जो पिंक में हाईलाइटेड है, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इज अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, engaged in training, consultancy and research to promote entrepreneurship and skill development। मतलब हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये किस तरह के काम करता है? ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, रिसर्च, ताकि हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकें, प्रमोट कर सकें। और ये इंस्टीट्यूट की मेजर एक्टिविटीज़ क्या है? ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनर्स को ट्रेन किया जाता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, इनोवेशन को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। तो ये था आपका ब्रीफ इंट्रो। अब चलते हैं सेशन 1, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर क्या होता है। अभी हमने ब्रीफली तो डिस्कस किया ही था, आइए इसे और डिटेल में जानते हैं। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंट्रीपेंड्री, विच विच मीन्स टू अंडरटेक। मतलब किसी काम को करना, अंडरटेक करना। ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन मुझे लगी, वो ये वाली है, जो ब्लू से स्टार्ट होके फिर ग्रीन में आ रही है। एंटरप्रेन्योरशिप कैन दस बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक प्रोसेस वेयर एन आइडिया इज जनरेटेड और एन अपॉर्चुनिटी इज क्रिएटेड, refined, developed and implemented while being exposed to uncertainty to realize a profit by the effective utilization of resources। मतलब इसमें क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसमें ये कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक इस तरह की प्रोसेस है जहाँ सबसे पहले आप एक आइडिया लेके आते हो। मान लो जिस पर्सन ने उबर कैब बनाया था, सबसे पहले तो एक आइडिया ही था ना, कि क्यों ना हम इस तरह का कोई ऐप बनाएं जिससे लोग घर बैठे बैठे आराम से कैब बुक कर सकें। ठीक है। तो ये एक आइडिया जनरेट किया, फिर अपॉर्चुनिटी
क्रिएट की गई कि क्या ऐसी ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटी है, फिर उसे रिफाइन करो। आइडिया तो भी सिर्फ एक रॉ आइडिया था ना, उसको प्रॉपर शेप में लेके आना पड़ता है, चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, प्लान बनाने पड़ते हैं, तो उसको कहते हैं रिफाइन करो, फिर डेवलप करो और फाइनली उस आइडिया को रियलिटी में इम्प्लीमेंट कर दो। बट ऐसा करते वक्त हम किसको एक्सपोज होंगे? अनसर्टनिटी को। कोई ना कोई रिस्क, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई अनसर्टनिटी तो आती रहेगी। लेकिन ऐसा करते वक्त क्या होगा? फाइनली हमारा एम है कि हम एक प्रॉफिट कमा सकें। कैसे? अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके हम प्रॉफिट कमा सकें। तो मुझे ये वाली डेफिनेशन अच्छी लगी। बाकी यहाँ पर और भी गिवन है, आपको जो अच्छी लगे आप वो डेफिनेशन ले सकते हो। अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ये तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन की। तो जो बंदा ये सारा काम करता है, यानी रिसोर्सेज लेके आया, लेबर, मटेरियल, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज लेके आया, आइडिया लेके आया, और फिर उसने क्या किया? एक ग्रेट विजन लेके इस आइडिया को अचीव किया, तो हम उसे बोलेंगे कि ये बंदा एक एंटरप्रेन्योर है। आइए एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। ये जो कुछ 4 पॉइंट्स हैं, आई थिंक ये आपको याद होने चाहिए, बाकी एक बार समझ लो। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन टू क्रिएट, डेवलप एंड मेंटेन अ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है। हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस बना सकें। सेकेंड, इट बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी एज अ पोटेंशियल टू सेल एंड मेक प्रॉफिट इन द मार्केट। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं इस एंटरप्रेन्योरशिप को? सबसे पहले हम मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। जो बंदा सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर लेता है, अच्छे से यूज कर लेता है, और उससे एक आइडिया बना लेता है या एक प्रोडक्ट बना लेता है, उस प्रोडक्ट को बेचता है मार्केट में और प्रॉफिट कमा लेता है। थर्ड, इट डील्स विद ऑप्टिमाइजेशन इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमाइजेशन इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। रिसोर्सेज किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे वो मॉनेटरी रिसोर्स हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो पैसा हो, किसी भी तरह के रिसोर्सेज हैं, उनको हमने बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है, ताकि कम से कम ये रिसोर्सेज लगा के हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट, इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एन एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क। अगर कोई बंदा कहे कि मुझे बिजनेस खड़ा करना है लेकिन मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए, तो वो बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक बिजनेस खड़ा करते हैं, रिस्क तो हमेशा रहता ही रहता है। तभी कहते हैं हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। बिना रिस्क के आप कोई भी बिजनेस नहीं खड़ा कर सके। अब अगला टॉपिक है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या आर्ट है या साइंस है? तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो दोनों ही है। इट इज आर्ट ऑल्सो एंड साइंस ऑल्सो। रीजन कि एंटरप्रेन्योरशिप एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का, क्योंकि इसमें आर्ट और साइंस दोनों के फीचर्स मौजूद हैं। जैसे आर्ट में आपको एक यूनिक स्किल चाहिए, जैसे आर्ट का एग्जांपल हो गया, जैसे म्यूजिक एक तरह का आर्ट है, एक कला है, ठीक है? तो एंटरप्रेन्योरशिप में कला भी इन्वॉल्व है। और साइंस होता है जिसमें प्रॉपर रूल्स प्रोसीजर्स हो, जिससे एक प्रॉपर आउटकम आए। तो एंटरप्रेन्योरशिप में वो चीज़ भी इन्वॉल्व है। इसीलिए हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आर्ट एंड साइंस दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट आया क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले आया पॉइंट इनिशिएटिव, कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या लेगा? इनिशिएटिव लेगा। अगर आपके माइंड में आइडिया है लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, तो आप इनिशिएटिव नहीं ले पाओगे। अगर आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो हो सकता है वो दोबारा ना आए, ठीक है? नेक्स्ट है विलिंगनेस टू टेक रिस्क। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है। तो जो बंदा इतनी हिम्मत रखता है, करेज रखता है कि मैं रिस्क को उठा सकूं, वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब देखो, गलतियां तो हर एक से होती हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर को ये माइंड में बनाना है कि एक गलती जो एक बार हो गई, ट्राई करके पता चल गया कि ये चीज़ ऐसे ऐसे गलत है, तो उसको दोबारा रिपीट ना करे, वरना उसको हैवी लॉसेस हो जाएंगे। तो उसने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया। नेक्स्ट इज मोटिवेशन,
कई बार हम कितने मोटिवेट हो रहे हैं, आप कोई अच्छी स्टोरी पढ़ रहे हो या अच्छी वेब सीरीज देख रहे हो, तो जब तक आप पूरी स्टोरी कंप्लीट नहीं करते आप सोते नहीं हो, तो वो चीज़ क्या है, मोटिवेशन। सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप में इस तरह का इंटरेस्ट होना चाहिए अपने काम को पूरा करने के लिए, तभी वो उस काम को सक्सेसफुली कर पाएगा। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है खुद पे विश्वास कि आई कैन डू दिस। तो उसमें हिम्मत होनी चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए और खुद लीडरशिप वाली एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया हार्ड वर्क। कोई भी बिजनेस करोगे, प्रॉब्लम्स तो डे बाय डे आती ही रहेंगी, तो एंटरप्रेन्योर को बहुत ही विजिलेंट यानी बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो उन प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। वो ये नहीं कह सकता कि शाम के 5 बज गए तो मैं अब और काम नहीं करूँगा। उसको काम करना ही होगा, बिकॉज उसने एक चीज़ सोच ली है, तो उसको उसे अचीव करना ही होगा। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप में बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है आपको लॉसेस हो जाएं। सो डिसीजंस लेने हैं, टाइमली लेने हैं और सूटेबल वाले लेने हैं। तो ये हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा था, क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर में इस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सबसे पहले आया सर्विस एंटरप्रेन्योर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो नई मार्केट लेके आ जाएं अपनी सर्विस के लिए या फिर एग्जिस्टिंग मार्केट में ही अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्विस एंटरप्रेन्योर्स। अगला आया बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं बच्चों? बिजनेस एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि ट्रेडिंग का काम करते हैं। ट्रेडिंग मतलब यहाँ से खरीदा वहां पे बेचा। जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, जो हम अगला वाला पढ़ेंगे ना इंडस्ट्रियल, वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो एक्चुअल में सामान बनाते हैं, इंडस्ट्री में एक्चुअल में मैन्युफैक्चर करते हैं कोई चीज़। लेकिन बिजनेस वाले वो होते हैं जो सिंपल ट्रेडिंग का काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक जगह से बना बनाया सामान खरीदा, जैसे आपकी कोई रिटेल शॉप होती है जिससे हम सामान लेने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बना बनाया सामान खरीदा, अपनी शॉप में रखा और फिर उसे थोड़े से प्रॉफिट पे बेच दिया। सो दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट आ गया आपका इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, मशीन टूल्स की इंडस्ट्री है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर यूनिट बनाया, मतलब एक्चुअल में आप रॉ मटेरियल लेके, लेबर लेके सामान को, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हो। नेक्स्ट आ गया एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। एग्रीकल्चर ना काफ़ी ऐसा माना गया था कि लो यील्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन आजकल क्या है कि एग्रीकल्चरिस्ट हैव नाउ इंट्रोड्यूस्ड न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमाइज द यील्ड, गिविंग बर्थ टू एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो आजकल इस तरह के एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इस तरह के टेक्नोलॉजी आ रही है, तो यहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट आ गया टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपनी टेक्निकल नॉलेज को यूज़ करते हैं, जैसे मशीन्स को बनाना, टूल्स को बनाना और नए नए मेथड्स को बनाना। अब आ गए नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। नॉन टेक्निकल वो होते हैं जो चीज़ें नहीं बनाते हैं, लेकिन वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो जो टेक्निकल वाले थे ना, उन्हीं के लिए एक मार्केट क्रिएट करते हैं। तो इनको मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है कोई चीज़ वो नहीं मालूम, लेकिन उससे पहले क्या होना है, उसके बाद क्या होना है, उनको वो मालूम है। फिर आ गए प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। अब ये ना कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि एक नया बिजनेस बनाना, फिर उसे ग्रो करना और उसे एक ऐसे लेवल पे लेके जाना कि वो बिजनेस सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, सेल्फ सस्टेनेंस हो गया है। अब जब बिजनेस इस लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, इस बिजनेस को बेच देते हैं और फिर दोबारा यही काम शुरू कर देते हैं कि एक नया बिजनेस शुरू किया, फिर उसे ग्रो करो। तो दीज आर कॉल्ड प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट इज आईटी एंटरप्रेन्योर्स। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लाइन में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आईटी एंटरप्रेन्योर्स। इनमें और टेक्निकल में मेन फ़र्क यही है कि जो टेक्निकल वाले थे ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल डिवाइसेस और सिविल वर्क से डील करते थे, जबकि आईटी वाले प्योरली जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, इन चीज़ों से डील करते हैं। नेक्स्ट आ गया विमेन एंटरप्रेन्योर्स। जब लेडीज़ जो हैं, जब वो एंटरप्रेन्योरशिप का काम करती हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा विमेन एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहे हैं।
नेक्स्ट आ गया सोशल एंटरप्रेन्योर्स। तो जो एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोशल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये क्या करते हैं? सॉल्यूशंस को डेवलप करते हैं, फंड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स। अब आ गया फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब जिस पर्सन के पुश्ताने रिलेटिव्स, जैसे उसके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से एक बिजनेस चलता आ रहा है, कि पहले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादाजी करते थे, फिर दादाजी करते थे, फिर पापा करते थे, अब वो पर्सन कर रहा है, कल को उसके बच्चे करेंगे। तो जो बिजनेस हमारा पुश्ताने तरीके से चलता आ रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, कि जो आपकी फैमिली में पीछे बैकग्राउंड से कोई ये बिजनेस नहीं करता था, आप यू आर द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट दिस बिजनेस। चाहे आपकी एज 17 साल हो या 50 साल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपकी फैमिली में पहले से बिजनेस नहीं चलता आ रहा है, तो इसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो ये हमने पढ़े कुछ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। आइए अब पढ़ते हैं रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब ये टॉपिक भी ना बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको पूरा ना फ्लो पता लग जाता है कि एंटरप्रेन्योर एग्जैक्टली करता कैसे है। तो देखो, आप इसकी सब सिंपली पहले हेडिंग्स भी देखो, कि आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योर ने क्या किया? एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढा। अपॉर्चुनिटी को दूसरों से पहले ढूंढना है। जैसे मैंने उबर कैब के बारे में बताया था, कि कोई तो पर्सन था, आज से कुछ साल पहले तक तो उबर कैब नहीं होती थी ना, तो किसी पर्सन ने तो ये आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं एक ऐसी ऐप बनाऊं जिसके थ्रू लोग बटन दबाएं और गाड़ी बुक करके जहाँ जाना है जा पाए। तो उसने इस अपॉर्चुनिटी को दूसरों से पहले सेंस किया। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें अपने आइज़ और ईयर्स हर टाइम पे ओपन रखने होते हैं, कि कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लग सकता है, तो क्यों ना हम फटाफट अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आ गया टर्निंग आइडिया इनटू एक्शन। अब आइडिया तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है, बट जो लोग उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं ना, वही अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आ गया फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? मतलब अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आ गया कि मैंने उड़ने वाली कार बनानी है, पर क्या आपके पास ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे वो कार उड़ सके? नहीं है, तो आपका आइडिया टेक्नोलॉजिकली फीजिबल नहीं है। और लेट सपोज आपके पास टेक्नोलॉजी आ भी गई, लेकिन पैसा ही नहीं है, उसमें बहुत करोड़ रुपए लगने वाले थे, तो हम कहेंगे आपका आइडिया इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। तो मतलब हमारे पास आइडिया भी आ गया, हमने उस आइडिया को एक्शन में भी बदल दिया, लेकिन अगर वो फीजिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, तो हम आगे इसको परस्यू नहीं कर पाएंगे। तो हमें हर तरह की फिजिबिलिटी स्टडी करनी है, जिसके लिए हम क्या बनाते हैं? एक बिजनेस प्लान बनाते हैं या एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें हमारी सारी फिजिबिलिटी स्टडीज़ लिखी होती हैं, कि ये देखो इस तरह से आइडिया इकोनॉमिकली फीजिबल है, इस तरह से ये टेक्नोलॉजिकली फीजिबल है। नेक्स्ट आ गया रिसोर्सेज। अब जब आप इस स्टेज पे पहुंचे हो, तो मतलब आपने अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ ली थी, आइडिया को एक्शन में बदल लिया था, सारी फिजिबिलिटी स्टडीज़ करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट या बिजनेस प्लान तैयार कर लिया था। अब फाइनली आप क्या करोगे? रिसोर्सेज जुटाओगे, कि मेरे को पैसा चाहिए, मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए। जो लोग इस काम को करेंगे तभी तो आप कोई चीज़ बना पाओगे और फिर उसे बेचोगे। सो इस काम को कहते हैं रिसोर्सिंग। नेक्स्ट आ गया सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। तो अब आप क्या कर रहे हो? कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं बिजनेस खोलने से पहले, कि आप किस तरह का बिजनेस खोल रहे हो, पार्टनरशिप खोल रहे हो कि कंपनी खोल रहे हो। कंपनी खोल रहे हो तो उसके अलग रूल्स रेगुलेशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 4-5 स्टेप्स थे, इससे आपको पता लगता है कि एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर कैसे वर्क करता है। अब नेक्स्ट स्टेप आया मैनेजिंग द एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज। मतलब आपने सब कुछ कर लिया, आपने आइडिया ले लिया, आइडिया को एक्शन में बदल लिया, आपने फिजिबिलिटी स्टडीज़ कर ली, और उसके बाद आपने रिसोर्सेज जुटा लिए, एंटरप्राइज को सेटअप कर लिया। अब अगर आप इसे मैनेज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? सो इस स्टेप पे हम क्या करते हैं, कि जो एक पर्सन आप मैनेजर रखोगे, या क्या पता आप खुद मैनेजर बन जाओगे, तो आपको सारे लेबर को, मटेरियल को, फाइनेंस को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि गुड्स
का प्रोडक्शन हो सके, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो सके, और यही नहीं, फिर प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके उस सामान को मार्केट में बेचना भी तो है, तभी तो प्रॉफिट आएगा। सो दैट इज कॉल्ड मैनेजिंग द एंटरप्राइज। और फाइनली आपको क्या करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब आपका बिजनेस अच्छे से चलने लग गया, बिजनेस जम गया, तो आपको ये सोचना है कि मैं अब इस बिजनेस को कैसे और ग्रो कर सकूं। अगर एक दुकान है तो क्यों ना मैं 2 दुकान रखूं, या फिर मॉल ही क्यों ना बना लूं। ठीक है। सो ये हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा था, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि आखिर एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट कौन से फैक्टर्स करते हैं। तो सबसे पहले आया स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेलेंस। एंटरप्रेन्योर हमेशा चाहता है कि वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड रखे, कि मेरा काम एकदम टिप टॉप होना चाहिए। फिर यूनिकनेस, एंटरप्रेन्योर कोशिश करता है कि वो कोई नया आइडिया, कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाए, या फिर किसी एग्जिस्टिंग चीज़ को एक नए तरीके से करके लोगों को पेश करे। नेक्स्ट आ गया लॉन्ग टर्म गोल्स। एंटरप्रेन्योर हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है कि आज से 5 साल बाद, आज से 6 साल बाद, 10 साल बाद मैं कहाँ पे स्टैंड करूँगा या करूँगी, और किस तरह का मेरा बिजनेस होगा। फिर नीड टू इन्फ्लुएंस, एंटरप्रेन्योर्स के जो खुद के आइडियाज़ होते हैं ना, वो लोगों को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और एंटरप्रेन्योर जो है वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है। वो खुद बाय खुद सोचता है कि मैं अपने बिजनेस को किस तरह से बेटर करूं। जबकि कोई सैलरी वाला पर्सन होता है तो वो सिर्फ एक कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए काम करता है। उसको ये देखना होता है कि मैं अपनी ड्यूटी काम टाइम पे करूं, बस खत्म। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को ये सोचना पड़ता है कि मुझे कंपनी को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे ग्रो करना है। अब यहाँ पर ना एक नूतन की स्टोरी गिवन है, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। कि नूतन को ना कुकिंग का बहुत शौक था, लेकिन हुआ क्या, उसका एक एक्सीडेंट हो गया तो वो व्हील चेयर पे आ गई। तो उसके लिए ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, लेकिन उसने अपने ड्रीम्स को फॉलो करना छोड़ा नहीं। उसने ना अपने किसी पड़ोसी के रेस्टोरेंट में इंटर्नशिप करी, और वहाँ पे उसने किचन में काम कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें, कुकिंग एंड ऑल सीख ली। 2 साल उसने वहाँ पे जॉब करी। उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी खुद का डब्बा या टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करूँ। तो उसने क्या किया, सामने ना एक ऑफिस की बिल्डिंग थी, तो उस ऑफिस बिल्डिंग में 100 लोगों को वो डेली लंच सेंड करती थी। धीरे-धीरे उसने क्या किया, उसने सोचा कि सेम खाना क्यों डेली भेजना, तो उसने ना एक मेन्यू बना दिया जहाँ पे लोग खुद से चूज़ करेंगे कि मुझे ये ऑर्डर करना है, मुझे ये ऑर्डर करना है। सो ये थी नूतन की स्टोरी। तो हमने नूतन की स्टोरी से क्या सीखा, कि जब वो अपने पड़ोसी के रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तब तो वो एक सैलरीड पर्सन थी, लेकिन जब उसने खुद का बिज़नेस सेटअप किया तो वो एक एंटरप्रेन्योर थी, क्योंकि वो खुद रिस्क लेके नए-नए आइडियाज़ लेके मेन्यू बना रही थी। ठीक है? अगला आ गया आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क टेकिंग। तो ये एक की क्वेश्चन है जो हर आजकल के जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनके दिमाग में बार बार यही बात आती है कि अब मेरे को एंटरप्रेन्योर तो बनना है, लेकिन मेरे को क्या पता कि मैं कहाँ पे बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को ढूंढूं, मैं किस फील्ड के एंटरप्रेन्योर बनूं। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ आइडियाज़ गिवन है। सबसे पहले कम्युनिटी कंसर्न्स, कि अपने इश्यूज देखो कि आपकी लोकल कम्युनिटी में कौन से इश्यूज चल रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को देखो। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आए हैं जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कोई नया आइडिया लेके उसमें बिजनेस शुरू किया। नेक्स्ट है कि लोगों के साथ मिलकर रिसर्च करो, ग्रुप्स में इंटरैक्ट करो, ताकि लोकल स्टार्टअप्स शुरू हो पाएँ। अब हम पढ़ेंगे स्टार्टअप का टॉपिक, कि स्टार्टअप क्या होता है। तो स्टार्टअप इज़ अ कंपनी दैट इज़ इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ऑपरेशंस। जो स्टार्टअप है ना वो ट्रेडिशनल बिजनेस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कि किस तरह से वो सोचते हैं। स्टार्टअप को जो जनरली जो फाइनेंस किया जाता है ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर्स होते हैं, या कई बार वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, कई बार एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो स्टार्टअप्स जो है ना वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, बहुत कम से कम पैसे से आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। हर स्टार्टअप में ना एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशंस होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स, फॉर एग्जांपल ज़ोमैटो, स्विगी। तो इनके लिए क्या था, इन्होंने एक आइडिया ही सोचा ना, अच्छा पैसे तो कम ही लगे होंगे इन्वेस्टमेंट में, ऐसा मतलब आइडिया है मेरा, कि इन्होंने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी ऐप बनाएं जिससे लोग घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर सकें। तो उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप किया, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी वाली ऐप बनाई, और बिजनेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि आइडिया अच्छा होना चाहिए। फिर हुआ स्टार्टअप सीक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंटली देन मोस्ट स्मॉल बिजनेसेस, कि जो स्टार्टअप्स हैं उनका जो
पैसा जो बिज़नेस में लगता है वो डिफरेंट तरीके से आता है, वो एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटल फर्म्स की तरह से आता है। लेकिन जो छोटे-मोटे बिज़नेस होते हैं वो जनरली लोन वगैरह लेके अपना काम करते हैं, तो इसलिए स्टार्टअप उनसे डिफरेंट है। फिर स्टार्टअप जो है ना वो एक इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं और कई बार कुछ एक्सपर्ट से गाइडेंस गाइडेंस भी ले लेते हैं। अब इंडिया में ना स्टार्टअप इंडिया एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारे गवर्नमेंट का, जो कि बेसिकली स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए खोला गया है। ओके, सो अभी हम कहाँ पे थे? जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करना था। नहीं नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना था। सो हमने स्टार्टअप के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आपका सेशन 2 है। बैरियर मतलब रुकावट, कि आखिर एक एंटरप्रेन्योर को किस तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आया आपका इन्वायरमेंटल बैरियर्स, मतलब कि लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल। अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास प्रॉपर लेबर नहीं है उस तरह की जिस तरह की आपको बिजनेस के लिए चाहिए, या आपके पास मशीनरी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या पैसा टाइम पे नहीं आ रहा है। सो ये कुछ बैरियर्स हैं, लेकिन हम इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं अगर हम मार्केट के बारे में अच्छे से रिसर्च करते हैं और अच्छा डिसीजन लेते हैं। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी तरह की स्कीम्स स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर के लिए रखी हैं। इन स्कीम्स का नाम आप जरूर याद रखना। एक है गवर्नमेंट मुद्रा योजना, एक है क्रेडिट गारंटी स्कीम, और एक है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, तो ये एक पहला बैरियर था, इन्वायरमेंटल बैरियर। अगला बैरियर है नो और फॉल्टी बिजनेस प्लान। अगर आपने बिजनेस के लिए कोई प्लान ही नहीं बनाया या गलत प्लान बना दिया तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो आपको होगा नहीं, उल्टा लॉसेस हो जाएंगे। सो बहुत अच्छा एक्शन प्लान बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप एक क्योस की सिचुएशन में ना पहुंच जाओ। नेक्स्ट आ गया पर्सनल बैरियर्स, कि कई बार एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है, यार मेरा बिजनेस कब तक चलेगा, मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा कि नहीं, मेरे कस्टमर्स को मेरा प्रोडक्ट पसंद आएगा कि नहीं, क्या मैं इतना कमा पाऊंगा कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। तो इस तरह के कुछ सिचुएशंस जो पर्सनली बैरियर बन जाते हैं। एक आ गया सेल्फ डाउट, कि हम खुद पे डाउट करते हैं, अगर कुछ बुरा हो जाता है हम सबसे पहले खुद पे डाउट करते हैं, हम गिव अप करते हैं, मेरे से नहीं होने वाला। सो ये चीज़ें हैं सेल्फ डाउट। फिर आ गया फॉर्मिंग अ टीम एंड टीम वर्क, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको एक अच्छी टीम और एक अच्छा टीम वर्क की बहुत ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से राइट तरह के एम्प्लॉयज़ आपको रखने हैं, प्लस कौन से एम्प्लॉय को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कौन सा काम एलोकेट करना है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आ गया आपका टीम वर्क। नेक्स्ट आ गया आपका सेशन 3। एक सेकेंड, सेशन 3 ये रहा। सेशन 3 एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड्स। तो इसमें ना एक बिट्टी की स्टोरी दी है, आइए बिट्टी की स्टोरी पढ़ते हैं। बिट्टी ना यूपी के बरेली में रहती थी। वो अपनी कज़न की शादी अटेंड करने गई, तो वहाँ पे उसको बहुत बोरिंग लगा क्योंकि कोई डांस ही नहीं कर रहा था। तो उसने सोचा कि प्रॉब्लम क्या है। जब उसने ओल्ड अंकल आंटियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यार हम इसलिए नहीं डांस करते, लोग हमें जज करेंगे। तो उसने यंग वाले बच्चों से पूछा कि तुम क्यों नहीं डांस करे, तुम तो यंग हो। तो उन्होंने कहा यार डीजे जो गाने प्ले कर रहा है ना वो हमारे ट्रेंड के नहीं है। तो इस तरह से ना उसने 3-4 और शादियां अटेंड की। तो उसने देखा कि हर शादी में इस तरह की ही प्रॉब्लम हो रही है। फाइनली बिट्टी को एक आइडिया आया और उसने अपनी वेडिंग एंटरटेनमेंट कंपनी स्टार्ट कर दी। उसकी कंपनी में ना 2 पार्ट्स थे, एक डांस अकेडमी थी, एक म्यूजिक का बिजनेस था। डांस अकेडमी क्या करती थी, लोगों को डांस सिखाती थी, बच्चों को सुबह और बूढ़े लोगों को शाम को। और जो म्यूजिक बिजनेस था उसमें जो यंग पीपल है ना 16 से 30 साल के, उनसे आइडिया लेते थे कि कौन से लेटेस्ट गाने चल रहे हैं ताकि वही प्ले किए जाएं। सो क्या बिट्टी का एटीट्यूड दूसरों से फर्क था? बिट्टी ने सिर्फ यही किया कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदला। तो यही एंटरप्रेन्योर को एक्चुअल में करना होता है। अब इस चार्ट में ना आपको एंटरप्रेन्योर के कुछ एटीट्यूड्स पता चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टेकिंग इनिशिएटिव, कि आइडिया तो उसके माइंड में आया लेकिन अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेती। टेकिंग चार्ज एंड एक्टिंग बिफोर अदर्स, उससे पहले कि दूसरों को ये आइडिया आए और वो ये बिट्टी की तरह बिजनेस स्टार्ट कर सके, बिट्टी ने सबसे पहले स्टार्ट किया। तो ये था इनिशिएटिव। फिर होता है इंटरपर्सनल स्किल्स,
कि दूसरों के साथ मिलजुल के किस तरह काम करना है, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स। फिर आ गया डिसाइसिवनेस, कि जब भी आप एक बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको क्विक डिसीजंस लेने हैं और प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेने हैं। फिर आ गया ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कि किस तरह आप अपनी टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करो और अच्छे से मैनेज करो ताकि आप अपना गोल अचीव कर सको। फिर आ गया परसिवरेंस, कि आपको चाहे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, आप लगातार काम कर रहे हो, आप रुक नहीं रहे, आप हार नहीं रहे। अब आता है आपका सेशन 4, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। तो ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से। कॉम्पिटेंसी क्या होता है? अबिलिटी टू डू समथिंग वेल। अब ये जो चार्ट है ना, मुझे लगता है कि अगर आप ये चार्ट अच्छे से लर्न कर लो तो आपको फायदा ही रहेगा। जैसे इसमें डिसाइसिवनेस के बारे में 4 पॉइंट्स बताए हैं। चारों ही पॉइंट्स से पूरा डिसाइसिवनेस की एक छोटी सी समरी बन जाती है। मैं डिटेल में भी कराऊंगी, बट मुझे लग रहा है कि ये चार्ट बहुत अच्छा है। जैसे नो योरसेल्फ, खुद को जानो, तभी डिसाइसिव हो पाओगे, तभी डिसीजन ले पाओगे। फिर अपॉर्चुनिटी को पहचानो, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। फिर उस अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। फिर आ गया अगला, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है एक्शन लेना। पहले पहचानो कि हाँ मैं एक्शन ले सकती हूँ, खुद में विश्वास रखो और एक्शन लो। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, कि हमें पहले दूसरे की बात अच्छे से सुननी है, लिसन करनी है। हम अगर सुनते ही नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, सुनते ही नहीं है, बोलते रहते हैं, तो वो नहीं करना है, पहले सुनो, लिसनिंग स्किल्स। फिर अपना बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव रखना है आप लोगों को, ठीक है। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। फिर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। फिर आ गया परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब हारना नहीं है, हिम्मत रखनी है, लगे रहना है और फेलियर से सीखना है। फिर आ गया ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कि किस तरह से हम काम को ऑर्गेनाइज करेंगे। कहते हैं ना वो पर्सन बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, क्यों? क्योंकि वो टाइम मैनेज करता है, प्रॉपर अपने लिए गोल्स सेट करता है, कि गोल्स को अचीव करता है। फिर एफिशिएंट रखता है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देता है और क्वालिटी को भी मैनेज करता है। सो ये आपका मैंने ब्रीफ में यहीं पे कवर कर दिया टॉपिक, पर मैं अभी डिटेल में भी आगे जाके बता रही हूँ। अगर आपको यहीं से क्लियर हो गया तो भले आप वीडियो को आगे मत देखो, बट इफ़ यू वांट हैव टाइम एंड यू कैन गो इन डिटेल, देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग। सो हम सबसे पहले वाली क्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं, डिसाइसिवनेस। डिसाइसिवनेस होता है अबिलिटी टू मेक प्रॉफिटेबल एंड क्विक डिसीजंस। मतलब किस तरह से हम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है बिजनेस खोलने में, कि आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी एंड एक्टिंग ऑन इट। क्योंकि अगर आप एक्ट नहीं कर रहे, आप डिसाइड नहीं कर रहे, तो आप किस तरह से अचीव कर पाओगे सक्सेस। सो एन अपॉर्चुनिटी क्या होता है? एक चांस टू डू समथिंग होता है, एक सही टाइम होता है उस चीज़ को अचीव करने का। अब यहाँ पे ना एक अंकुर की स्टोरी गिवन है, आइए उसको पढ़ते हैं। तो अंकुर क्या करता था? टॉवल बेचता था अपने हिमाचल प्रदेश के किसी धर्मकोट नाम के विलेज में। तो 1 साल तक क्या हुआ कि उसके टॉवल्स ना बिकते ही नहीं थे। तो वो बड़ा सैड हो गया, उसने सोचा छोड़ो मैं बिज़नेस बंद ही कर देता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे किसी ने उसे सजेस्ट किया कि तू ऐसा कर, तू शहर में जाके टॉवल बेच। तो वो ना टॉवल्स के कुछ सैंपल लेके दिल्ली गया और वहाँ पे उसने रियलाइज़ किया कि जो लोगों को जो टॉवल्स हैं वो सस्ते लग रहे हैं, जबकि उसके गाँव में लोगों को वो टॉवल महँगे लग रहे थे। तो उसने ये आइडिया को यूज़ किया और उसने क्या किया, 2 तरह के टॉवल बनाए, कुछ सॉफ्ट वैरायटी के टॉवल शहर के लिए बनाए और कुछ अपने गाँव के लिए बनाए। तो ये एक डिसाइसिवनेस का आपके लिए एग्ज़ाम्पल था कि किस तरह से क्या नाम था? अंकुर। किस तरह से अंकुर ने डिसीज़न लिया और किस तरह से उसने एक्ट किया। अगला आ गया इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है टू टेक चार्ज एंड एक्ट इन अ सिचुएशन बिफोर अदर्स। कि आपको कोई कहते हैं ना, उसने सबसे पहले इनिशिएटिव किसने लिया? आइडिया तो बहुत लोगों के माइंड में आते हैं, आपको पता भी होता है कि मुझे डिसाइड भी कर लिया कि मुझे ये काम करना है, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे, करोगे नहीं, तो आपसे पहले कोई और कर जाएगा और उसका बिजनेस आपसे आगे होगा, ठीक है। तो इनिशिएटिव लेना बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे ना इन्होंने एक एल्टन की स्टोरी गिवन है, जिसको बाल काटने का और हेयर स्टाइलिंग का बहुत शौक था। तो एल्टन क्या करता था, उसको हमेशा से हेयर स्टाइलिंग का शौक था, इंटरनेशनल स्टाइल्स थे और वो हमेशा अपने दोस्तों पे स्टाइल्स को ना ट्राई करता रहता था। लेकिन उसकी फैमिली क्या चाहती थी कि वो ना एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करे। तो पहले तो वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा था और कुछ साल बेचारा स्ट्रगल करता रहा। फिर उसने अपने फ्रेंड्स को बताया कि देखो ऐसे ऐसे है। तो ना उन्होंने उसको एनकरेज किया कि
तेरा जो मेन टास्क है, तेरे को जो जिस चीज़ में खुशी लग मिलती है तो तू वही कर। फाइनली उसने हिम्मत जुटाई और अपने परिवार वालों से बात की। उसने उनको समझाया कि देखो मेरा टैलेंट है हेयर स्टाइलिंग में और मेरे पास तो देखो स्किल्स भी हैं इसको करने की। तो फिर फाइनली वो मान गए और उन्होंने उसकी हेल्प की, एक सैलून खोल के दे दिया और फिर आज उसका सैलून जो अपने शहर में बड़ा जाना-माना है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि फाइनली एल्टन ने इनिशिएटिव लिया और वो अपना जो बिज़नेस था उसको सेटअप कर पाया। नेक्स्ट आ गया इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इंटरपर्सनल मीन्स डीलिंग विद रिलेशनशिप्स। इट इज़ बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है किस तरह से हम दूसरों के साथ मिलजुल कर किस तरह से काम करते हैं। फिर चाहे हम बस में जा रहे हैं, चाहे हम खाना शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत टाइम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और एंटरप्रेन्योर को ना रियलिटी में डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ वाले लोगों के साथ एक्ट करना ही पड़ता है, बिकॉज उसको अलग अलग तरह का टैलेंट चाहिए अपनी कंपनी के लिए। तो इसलिए उसको अलग अलग तरह के लोगों को हायर करना पड़ता है। इसके लिए उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स में उसके अंदर एक गुड लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। 1 मिनट। हम्म तो उसमें गुड लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। फिर बॉडी लैंग्वेज, एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए कि हाउ अगर कोई बंदा गुस्सा लेके सड़ा सा फेस बना के बैठा रहे तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। सिमिलरली एक एंटरप्रेन्योर को भी अच्छी बॉडी लैंग्वेज रखनी पड़ती है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए हर सिचुएशन में। कभी डिफ़िकल्टी भी आ जाए, जैसा मर्जी हो जाए, उसको हारना नहीं है, सैड नहीं होना है, बल्कि ये सोचना है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब इस तरह के जब हम बड़े बड़े बिजनेसेस को डील करते हैं, इतने सारे लोगों को इंटरैक्ट करते हैं, तो स्ट्रेस तो होता ही है। और डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ आपकी एक टीम के अंदर होती हैं, तो इसलिए स्ट्रेस तो होता ही है। लेकिन स्ट्रेस को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, ये जो येलो में हाईलाइटेड है कि कभी वॉक कर लो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो, रनिंग, स्विमिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और स्पेशली मेडिटेशन कर लो या योगा कर लो। नेक्स्ट आ गया आपका अगला टॉपिक, परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या होता है, इज द एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। अब यहाँ पर इन्होंने एक स्टोरी दी है रवि की। तो रवि क्या करता था, 20 सालों से एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था, ठीक है, लखनऊ में। फाइनली उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गांव जौनपुर वापस लौट जाऊं। तो गांव जाने के बाद उसने सोचा कि मैं एक कपड़ों का दुकान, क्लोथिंग स्टोर खोलता हूं। तो उसने सोचा कि मेरे को तो 20 साल का है ही एक्सपीरियंस, तो मेरा स्टोर तो बड़ा चलेगा। तो उसने क्या किया, उसने उसी तरह का क्लोथिंग स्टाइल उस शॉप में रखा जैसा कि वो शहर में रखता था, वैसा ही उसने गांव में रख दिया। तो शुरू में तो कुछ लोगों ने आके उसकी चीज़ें, उसके कपड़े ट्राई किए, लेकिन फिर ना उसका स्टाइल वहाँ पे चला नहीं, क्योंकि उस एरिया की डिमांड्स अलग थी। लोगों को और वैरायटी चाहिए थी, ब्राइटर कलर्स चाहिए थे। तो रवि ने ना हार नहीं मानी, क्योंकि उसमें परसेवरेंस थी। उसने सोचा कि मैं अपने इस फेलियर से कुछ सीखूंगा। तो उसने वो जो सारे कपड़े थे ना, वो अपने किसी शहर वाले फ्रेंड को बेच दिए और यहाँ आके उसने कुछ गुड क्वालिटी के क्लोथ्स लोकल सेलर से खरीदे, जो उस गांव के स्टाइल से ज़्यादा अवेयर था। फिर उसने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए अपने दुकान के बाहर, ताकि लोग आएं और उनको अच्छा वेलकम फील हो। तो ये थी एक कहानी परसिवरेंस की। तो रवि की स्टोरी से हमें परसिवरेंस के बारे में पता लगता है। ये चार्ट में परसिवरेंस के बारे में अच्छे से गिवन ही है कि नॉट गिविंग अप व्हेन देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, और वर्किंग हार्ड टू अचीव द गोल, एंड एनालाइजिंग द फेलियर्स एंड देन लर्निंग फ्रॉम देम। तो इसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या होती हैं, अबिलिटी ऑफ मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ वंस टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज टू अचीव वंस गोल्स। ठीक है, कि हम अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ कर सकें कि हम एक अच्छे वे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कर सकें। सबसे पहले इसमें आता है टाइम मैनेजमेंट। तो पर्सन को अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करता है, इवन जैसे स्टूडेंट्स को अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो उनको भी अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है एंटरप्रेन्योर्स को। किस तरह से वो अच्छा टाइम मैनेज करेंगे, जब वो प्लान वेल करेंगे, प्रॉपर गोल सेट करेंगे, प्रॉपर डेडलाइन रखेंगे कि इतने घंटे में ये काम हो जाना चाहिए, फिर किस पर्सन को कौन सा टास्क असाइन करना है वो करेंगे, और फिर उसके बाद कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। जैसे आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले पढ़ते हो, कम इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स बाद में पढ़ते हो कि अगर टाइम बच गया तो चलो। बच्चे ऐसे करते हैं ना कई बार, ऑल दो सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने चाहिए, बट प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली आ गया अगला टॉपिक, गोल सेटिंग।
गोल क्या होता है? एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, टारगेट होता है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो अगर आप अपने गोल को बार-बार देखते रहते हो, उससे सीखते हो, वो आपको खुद ही मोटिवेट करता है कि मैं बहुत जल्दी वर्क हार्ड करूँ और उस टारगेट को अचीव करूँ। नेक्स्ट आ गया एफिशिएंसी। अ नेक्स्ट आ गया एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या है? एबिलिटी टू डू थिंग्स वेल सक्सेसफुली विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसे यू हैव डिवाइडेड वर्क अमंग योर टीम मेंबर्स टू बी एबल टू अचीव द गोल। अब आपको पता था कि कौन सा पर्सन कौन से तरह के काम में अच्छा है, इसलिए आपने काम को उस तरह से बांट दिया ताकि अल्टीमेटली सारा काम बिल्कुल टाइम पे पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये था एफिशिएंसी। फिर आ गया मैनेजिंग क्वालिटी। क्वालिटी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैनेजिंग क्वालिटी इन अ बिजनेस मीन्स सेटिंग एंड मेंटेनिंग अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। अब आपने क्वालिटी सेट करना है। जब हमारा बिजनेस ग्रो करने लगता है, जैसे पहले आप चॉकलेट्स बना रहे हो सपोज, ठीक है, आपका चॉकलेट का बिजनेस है। पहले तो आप सिर्फ दिन में 100 ही चॉकलेट बनाते थे, तो आप बड़े आराम से चेक कर पाते थे कि हर चॉकलेट सही बनी है। अब आपका बिजनेस ग्रो करने लग गया, आप दिन में 10,000 चॉकलेट बना रहे हो, तो इस समय क्वालिटी का ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आपने ख़राब सामान कस्टमर को बेच दिया तो आपका बिजनेस रेपुटेशन का लॉस होगा और वो दोबारा आपकी चॉकलेट कभी नहीं खरीदेंगे। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट ऑफ योर एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ग्रीन स्किल्स की वीडियो मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुकी हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।